अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बिगिन बाय सेइंग कि हम में से अक्सर लोग एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी के लिए कोशां होते हैं एंड एवरी डे हमारा हर एक्शन, साइकोलॉजी ये कहती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मोटिवेटेड होता है क्योंकि हमें लगता है वो काम करने से या ना करने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा सो कॉल्ड खुश लोग, कॉन्फिडेंट लोग, जिनके पास अपेरेंटली सब कुछ है, उनके पास भी कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर गुजरता है, बल्कि हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे गुजरते हैं व्हेन दे फील लाइक दे आर लूजर्स, यानी उनका कोई प्लान काम नहीं कर रहा एंड दे हैव कम्प्लीटली फेल्ड एट लाइफ। और आपको ये जानकर हैरत होती है बिकॉज आप कहते हैं यार इनके पास तो सब कुछ है, दुनियावी एतबार से ये कामयाब हैं, अल्लाह ताला की हर नेमत से इनको नवाजा गया है, क्या वजह है कि दैट फीलिंग, दैट एम्प्टीनेस इज स्टिल देयर। आज मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही थी, खुसूसन इस वॉइड को फिल करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। शुरू में हम मेहनत करते हैं, हम पॉपुलर होने के लिए कभी कभार कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी करते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह में हम देखते हैं ना कि अगर आपको कोई ग्रुप या 2-3 लोग पसंद नहीं भी कर रहे, फिर आप मेहनत करते हैं, किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाते हैं, यू ट्राई सो हार्ड टू फिट इन। और हमारे बहुत सारे शोज इस बारे में रहे हैं पीयर प्रेशर के हवाले से। फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, आप इसी खला को पूरा करने के लिए आपको लगता है कि शायद ये रुपया, पैसा, दौलत, एक ख़ास स्टैचर लाइफ में, अगर आपके पास पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई, अगर आप अपनी कॉर्पोरेट लैडर में सबसे ऊपर चले गए या मुल्क का वज़ीर लग गए, तो हो सकता है आपका ये खला पूरा होगा। बट आई टेल यू, इवन व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दिस यू कैन फील लाइक नॉट रियली वर्थ इट। फिर उसके बाद उसके बाद का जो साइकिल होता है, हम अक्सर देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सारे अपने काम कर लिए होते हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर दी होती हैं, बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं, जायदादें बना ली होती हैं, देन दे गेट इनटू गिविंग बैक टू कम्युनिटी। वो कहते हैं कि चलें जी कोई फलाही इदारा बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कोई कैंपस बनाते हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, कोई अस्पताल बना देते हैं। एंड दैट इज़ अगेन वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर पर्पस। तो अगर आप इसको एक ड्रोन व्यू लें, अगर इससे थोड़ा सा जूम आउट करें, तो ऐसा लगता है फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न टिल द डे वी डाई हम अपनी ज़िंदगी का वो मकसद, वो पर्पस ढूंढ रहे हैं। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के हिसाब से वो मकसद चेंज होता जाता है। आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैंने इनकी अच्छी देखभाल कर ली, इनको बेहतरीन तरबियत दे दी, तालीम दे दी, तो मैं अपना पर्पस हल कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं और उस इदारे को ज़्यादा फ़ाल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, कभी कभार आपका मकसद वो होता है। लेकिन आज के ज़माने में कहा जाता है कि टुडे यू विल नॉट हैव करियर्स। अगर आप वाकई एक फुलफिल्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अर्ली ऑन इन लाइफ अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मिशन, कोई इस तरह का मकसद जो कि बहुत अजीम हो, जो कि बहुत नोबल हो, जिससे आपको लगे कि ना सिर्फ आपकी, आपके अपने ख़ानदान की, कम्युनिटी की, बल्कि पूरी दुनिया की, आलम इंसानियत की मदद हो सकती है, दैट इज़ वेयर यू शुड लीड योरसेल्फ। लेकिन इवन व्हेन यू हैव दैट बिग पर्पस, जो आज जिस बात से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, देयर विल बी डेज व्हेन यू विल नॉट फील एट द टॉप ऑफ योर गेम। और मुझे लगता है कि वो दिन, वो लम्हे ऐसे होते हैं जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, अपने इंसान होने पे हमें गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इंसान है तो आपको तकलीफ़ भी होगी, आपके इमोशंस अप एंड डाउन भी होंगे, किसी दिन आपको गुस्सा आएगा, किसी दिन आप दुख महसूस करेंगे। लेकिन हम अपने आप से यही तवक्को करते हैं कि अगर तो मैं ज़िंदगी में खुश हूँ तो मैं हर वक्त खुश रहूँ। काश कि ज़िंदगी ऐसी स्ट्रेट लाइन की तरह होती कि आज मेरा अगर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी 100% है तो रोज़ मेरा 100% हो। लेकिन अपने आप को एक समंदर की तरह समझें जिसकी लहरें होती हैं, उसमें एब एंड फ्लो है, कभी ये उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आएगा एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट एज पार्ट ऑफ नेचर। हर चीज़ एक दायरे में घूम रही है और हर चीज़ का, जैसे आप चांद की तरफ भी देखें तो वो बढ़ता और घटता है, अगर आप हवा की तरफ देखें तो कभी वो बहुत धीमे धीमे चलती है, कभी ज़ोरदार आंधी बन जाती है। सो थिंग्स हैव एब एंड फ्लो। अपनी जो कमी है, अपनी जो खामी है, उसको हम खामी इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारी अपनी तवक्कुआत होती है ना। जैसे हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं कि अपना काम 100% करो, पूरी ईमानदारी से करो, अपने लिए भी हम वही पुलिसमैन बन जाते हैं, एक थानेदार की तरह दूसरे अपने आप को कहते हैं कि यार आज सुबह 7 बजे क्यों नहीं तुम उठी सिद्रा, आज तुमने ये ईमेल्स निकालनी थी क्यों नहीं की, ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी थी क्यों नहीं की, या आज भी ये काम रह गया। एवरी नाइट व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप हम अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उस चेकलिस्ट में अपने आप को मार्क्स देते हैं। कभी हमें 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं, लेकिन मोस्टली हमें 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलते। तो जब हमें 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलते, आप अपने आप से गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं?
एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग मैंने ये देखी थी, उसमें कहा गया कि यू शुड हैव वेरी पॉजिटिव थाट्स बिकॉज द मोस्ट टाइम दैट यू विल स्पेंड विल बी इन योर हेड। यानी जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते, तो आपके अंदर अपने आप से एक मुकालमा चल रहा होता है। वो मुकालमा आप पे कितनी तनकीद कर रहा है, इस पे ज़रा नज़रसानी कीजिए। समटाइम्स वी आर आवरसेल्व्स आवर वर्स्ट क्रिटिक्स। हम सबसे ज़्यादा तनकीद अपने आप पे खुद करते हैं। हम ब्लेम करते हैं कि जी अम्मी ने डांट दिया, बॉस ने डांट दिया, हस्बैंड ने ये कह दिया। असल बात ये है कि हम अपने आप से जिस तरह बात कर रहे हैं वो बहुत नेगेटिव है। सो इफ़ टुडे यू आर नॉट फीलिंग योर 100%, अपने आप को माफ़ कर दें, अपने आप को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स दे दें, ग्रेस मार्क्स दे दें। आज आपका 10 आउट ऑफ 10 नहीं है, लेकिन जैसे टीचर +1 देती थी ना क्लेनलीनेस के, डिसिप्लिन के, अटेंडेंस पूरी होने के, तो आप अपने आप को वो ट्राई करने के आज एक्स्ट्रा मार्क्स दे दें और इसी दिन के अपने साथ शुरुआत कीजिए। और अपने इर्द गिर्द लोग, जैसे अपने आप को जब माफ़ करना है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को भी ब्लेम ना दें। ये ना कहें कि मैं 100% इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फ़लाने ने मुझे गुस्सा दिला दिया या फ़लाने ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी ले लें और अपने आप को आज माफ़ कर दें। इसी दिन के साथ, इसी थॉट के साथ हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बात इसमें जो अहम है वो कॉन्फिडेंस की है। जब आप अपने आप को नेगेटिव मार्किंग कर रहे होते हैं, असल में आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते। इसका क्या गुर है, इसमें हम मज़ीद बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ कि ऑन द 7th of December विच इज़ अ सैटरडे, आई एम हैविंग अ मास्टर क्लास इन कराची। तो आम दूसरे शहरों में तो देखिए मैं जाती हूँ और मैं कम जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, एंड पीपल नो दैट दैट्स द ओनली डे। कराची में, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, आई नो कि अभी मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं यंगर लॉट के, बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस वर्कशॉप इज़ फॉर पीपल जिनकी उम्र 16 से लेके 40 साल के बीच में है। वो यंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। आपको अगर इस कॉन्फिडेंस की स्ट्रेट लाइन को ज़्यादातर स्ट्रेट रखना है, देखिए 100% स्ट्रेट नहीं होगी, लेकिन जब आप ऐसा फील करें जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तब आपको अपने साथ क्या करना चाहिए, हाउ डू यू रीगेन योर कॉन्फिडेंस, आर द क्वेश्चंस आर आंसरिंग। इसके लिए जी तरीका बहुत सिंपल है, happening.pk पे जाइए, रजिस्टर फॉर द वर्कशॉप, और ये 7 दिसंबर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी इन कराची। द लोकेशन इज़ इन क्लिफ्टन। ये आपको मिल जाएगी जब आप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे पाकिस्तान के बड़े तारीखी फैसले के ऊपर। कल हमने जिस तरह के आपको बताया, तमाम ही निगाहें मरकूज थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जो फैसला आया वो महफूज कर लिया गया, फिर उसके बाद डिटेल में उसको बताया गया। आज इसके बारे में बात करेंगे और इसके क्या असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान के आइन पे, हमारी तर्ज हुकूमत पे, और सबसे बढ़कर ये कि अवाम के परसेप्शन पे, दुनिया के परसेप्शन पे व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। वील टॉक अबाउट ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, 3 दिन की अनसर्टनिटी और बहुत ज़्यादा तनाव की सूरत हाल के बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कल रिलीफ दिया है फेडरल हुकूमत को, और मेरे ख्याल में तमाम ही क्वार्टर्स में एक साई ऑफ रिलीफ देखी गई है। इस बारे में बात करेंगे हमारे सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन में, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ आज इन फोकस। सिपह सलार आज़म मज़ीद 6 माह रहेंगे बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मशरूत तौसी कर दी है। हुकूमत को 6 माह में कानून साजी का हुक्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत तैनाती का कानून में तस्करा नहीं, रिटायरमेंट महदूद या मुअत्तल करने का भी जिक्र नहीं। पार्लियामेंट तय करे कि मुद्दत कितनी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। अदालती फैसले से मुताल्लिक कानूनी टीम ब्रीफ करेगी। इजलास में पार्टी बयानिया भी तश्कील दिया जाएगा। इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे। सारे इदारों अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो आज हार्मनी है इदारों के बीच में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को खौफ है।
तमाम इदारे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मुल्की इदारों के दरमियान कभी तसादुम नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले हर इदारे में मेरिट का निज़ाम लाएंगे। हुकूमत का बैरिस्टर फ़ारूक नसीम को दोबारा वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। फ़ारूक नसीम सुबह ऐवान सदर में वज़ीर कानून का हल्फ उठाएंगे। फ़ारूक नसीम ने आर्मी चीफ तौसी केस में वकालत के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। अमेरिका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं जब आप खित्ते पे नज़र डालते हैं कि एक तरफ ये तनाव की सूरत हाल 3 दिन पहले यहाँ पे डेवलप होती है, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अचानक से अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं। इंडियन मीडिया की तरफ देखा जाए तो वो शादियाने बजा रहे थे, शायद उनको ये उम्मीद थी कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के सिपहसालार आज़म नहीं होंगे तो बाजवा डॉक्ट्रिन में शायद कोई चेंज आए। लेकिन कल अगर तकरीब की जो फुटेज अभी हमने आपसे शेयर की वज़ीर आज़म इमरान खान के चेहरे पर आप देख सकते हैं, की बॉडी लैंग्वेज विजिबली इस वक्त काफ़ी रिलैक्स थी और जो एक तनाव की सूरत हाल थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के इदारों में एक तसादुम की सी कैफियत बर्पा हो गई है। आपको बताते चलें कि कल इस फैसले के आने से पहले बुध के रोज़ जो वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया था उसके भी जो चीदा नकात हमारे सामने आए थे, उसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी होने जा रहा है और इसको आइन की रोशनी में कवानीन के तहत हल करना चाहिए। अब जरा इस फैसले की तरफ नजर डालते हैं जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह तक ये रीअपॉइंटमेंट / एक्सटेंशन के मामले को आगे बढ़ाया है। जनरल बाजवा अब पाकिस्तान के सिपहसालार आज़म हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हुकूमत वक्त को, एग्जीक्यूटिव को, काबीना को और पार्लियामान को कि इसके हवाले से कानून साजी की जाए। जो लूप होल्स उनको नजर आई या जिसकी निशानदेही की गई, उन्होंने कहा कि इस एक्सटेंशन के हवाले से कोई कवानीन मौजूद नहीं है। आर्मी एक्ट में कुछ इसके हवाले से सजेशंस हैं, लेकिन ये मुद्दत कितनी होनी चाहिए, एक जनरल की रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों के ऊपर अब इस पार्लियामान को साथ मिलकर बैठने की ज़रूरत है। मैं अपनी पर्सनल राय में कहूँ तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। ये वो काम है जो इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए, मेरिटोक्रेसी को आगे लाने के लिए और सबसे बढ़कर ये कि अवाम और इदारों के आपसी एतमाद को बहाल करने के लिए बड़ी अहम चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात को कहे बगैर इंसान नहीं रह सकता कि पाकिस्तान में एक वक्त में कई तरह के क्राइसिस को क्रिएट किया जाता है। हमने देखा कि इससे कुछ रोज़ कबल हम बात कर रहे थे कि ढेरों मसाइल हैं जिनको हल करना ज़रूरी है। यानी अभी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आपने कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं की। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हलफ उठाया तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों की निशानदेही की कि बच्चों में मैल न्यूट्रिशन है, क्लाइमेट चेंज की उन्होंने बात की। इसके अलावा इंडिया से ताल्लुकात के ऊपर वो एक फोर्स ऑफ रीज़न बन के पूरी दुनिया में उभरे जहाँ हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें ज़रूर ऐसी हैं जो पाकिस्तान को इस रास्ते पे, इस मंजिल की तरफ गामज़िन नहीं देखना चाहती। हमने देखा कि किस तरह हाईजैक किया गया पूरे के पूरे मामले को। साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की जो अदालत का मामला था उसने पूरे मीडिया को टेक ओवर किए रखा। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना मार्च लेकर पहुँच गए। फिर उसके बाद 3 दिन से इस हैजानी कैफियत में हम थे कि ये क्या होने जा रहा है, क्या इदारों का आपस में टकराव है। इस फैसला आने के बाद कुछ रिलीफ तो मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त को इन्हीं मामलात में उलझाया जा रहा है। इससे फ़ायदा किसका हो सकता है, इसका कुछ इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कल की तकरीब में जो वो खिताब कर रहे थे उसमें भी दिया। इंडिया का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिनको शायद उम्मीद थी कि इदारों का आपस में तसादुम हो जाएगा, उनको इस फैसले के बाद मायूसी हुई होगी। इस पर बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट सज्जिया निगार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, वक्तन फ़वक्तन हम देख रहे थे आप अपने प्रोग्राम्स में भी और थ्रू आउट आज न्यूज़ की ट्रांसमिशन में हमें इस बदलती हुई सूरत हाल के बारे में अपना तज्जिया दे रही थी। इस फैसला आने के बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या है, आप इस फैसले को कैसे देख रही हैं? देखिए, जो आज फैसला हुआ है इसकी जाहिर है कि ये एक नज़ीर बनी है और अदालतों के अंदर और कानून के अंदर नज़ीरों की बड़ी हैसियत होती है, बड़ी अहमियत होती है। इससे पहले इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया था क्योंकि कभी किसी ने तौसी के हवाले से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, उनके टेन्योर और रिटायरमेंट और उसके बाद जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके जो उनकी जो सैलरी है उसके हवाले से कानून के अंदर कुछ लिखा ही नहीं था। तो अब इसको
तय करना था, लिहाजा एक पिटीशन जब आई तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको देखा, उसको तय किया और इस मामले को पार्लियामेंट की तरफ भेज दिया ताकि पार्लियामेंट इसको तय करे 243 आर्टिकल के तहत कि क्या क्या चीजें जो हैं इसके अंदर हो सकती हैं, जो इससे पहले एक लेकुना था कानून के अंदर और आइन के अंदर। इसी के ऊपर 2-3 दिन जो है वो डेलिब्रेशंस भी होती रही हैं। उसके अंदर 6 महीने की फिर ज़ाहिर है जो तौसी की है या मुद्दत जो है उसके अंदर उसकी कंटिन्यूएशन हुई है, वो इसी को सामने रखते हुए की गई है कि इसको 2-3 महीनों के अंदर या 6 महीनों के अंदर पार्लियामेंट अगर समझती है तो ये सारी चीजें तय करे और फिर पार्लियामेंट की सवाबदीद के ऊपर है कि वो किस हद तक जो है वो एक्सटेंशन दे सकती है। एक दफा फिर आसमा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये अगर हम मामला देखते हैं कि अदालती कार्रवाई एक नज़ीर की तरह एक मशअल राह होती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती हुई है। लेकिन कल की तकरीब में हमने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब विजिबली रिलीफ नज़र आ रहे थे और उन्होंने कहा कि जो लोग इदारों का तसादुम चाहते थे उनको मायूसी हुई होगी। आपके ख्याल में उनका इशारा किसकी तरफ है? वैसे प्राइम मिनिस्टर की इस बात से ना मुझे बड़ी हैरत हुई है कि उन्होंने कहा कि माफियाज जो हैं उनको आज शिकस्त हो गई, जिन्होंने लूटी हुई दौलत बाहर लेके गए थे और जिन्होंने जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मायूसी, मतलब उन्होंने कहा दुश्मन जो इदारों के अंदर टकराव चाहते थे, तो कौन चाहता था टकराव? मुझे तो इसी सवाल के जवाब ढूंढने में जो है वो समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर कैसे ये बात कह सकते हैं कि लोग चाहते थे। इस मामले के ऊपर एक शख्स जो है वो अपोजिशन का वो नहीं बोला, ना कोई सहाफी इसके ऊपर बोला, ना कोई किसी तरफ से कोई डिसेंडिंग वॉइस तौसी के मामले पे आई। और फिर बहरान किसने पैदा किया? बहरान कि एक नोटिफिकेशन जो था उसकी समरी जो थी वो गलत थी, फिर उसके बाद वो गलत से गलत तर होती चली गई, 3 समरियां रिजेक्ट हुई, चौथी समरी जो है वो भी डायरेक्शंस जो थे चीफ जस्टिस साहब के, और खुद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमारा ये काम नहीं था जो हम कर रहे हैं, ये काम हुकूमत के करने का है, ये वजारत कानून के करने का है, और अगर ये एक ड्राफ्ट दूसरे से नहीं मिल रहा तो इसका तो इनकी तो डिग्रियां चेक करनी पड़ेंगी, ये किस तरह से निजाम हुकूमत चला रहे हैं, ये तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फरमाया। लेकिन आसमा जी ये यहाँ पे 1-2 नुक्ते उठते हैं। नंबर 1 आपने कहा कि तसादुम किसने पैदा किया या कौन चाहता था तसादुम, और आपने यहाँ पे सहाफियों का नाम लिया, ऑपोजिशन का नाम लिया और कहा कि ये दिस वाज अ क्रिएटेड क्राइसिस और जिसके अंदर दूसरे मुतहरिकात शामिल थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन माफियाज की तरफ या इस छुपे हुए हाथ की तरफ जब इशारा हो रहा है तो हम अंदरूनी कुव्वतों को ही क्यों देख रहे हैं? क्या हमें नहीं लगता कि बैरूनी कुव्वतों का इसमें हाल हो सकता है? क्या ऐसी कुव्वतें, क्या पाकिस्तान के दुश्मन मौजूद नहीं हैं जो चाहेंगे कि इदारों का आपस में तसादुम हो? पता नहीं क्यों हम इस बात को हमेशा इसका जो लिंक जोड़ते हैं वो अपनी ही ऑपोजिशन से, अपने ही सहाफियों से। अब दूसरा सवाल जो आपने किया, यानी मेरे ख्याल में अदालत उस्मा ने बड़े अहम यहाँ पे नकात को उठाया है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनकॉम्पिटेंस को मैं यहाँ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी, गलती बहरहाल हुई है, बौखलाहट का शिकार थी मौजूदा हुकूमत, लेकिन अगर पुराने केसेस को खोला जाता, तमाम समरीज को निकाला जाता, गुज़िश्ता होने वाली एक्सटेंशंस को देखा जाता, तो क्या वो तमाम की तमाम एरर फ्री थी? यानी इससे पहले हमारी जो रियासत है वो भरपूर अंदाज में ऑपरेट कर रही थी, 100% वहाँ पे एरर फ्री मामलात होते थे, और सिर्फ इस मामले को एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है। इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि एक्सटेंशन की मुद्दत 6 माह की है। इस 6 माह में आप क्या देखती हैं कि मौजूदा हुकूमत का, पार्लियामान का, काबीना का क्या अब लाए अमल होगा? वो क्या चाहेंगे? और कहा कि जैसे गया है कि कानून साजी की जाए, क्या नंबर गेम्स की बात की जा रही है? ये मामला आप कैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगी? जो अब तक की तारीख है उसमें तो पार्लियामेंट को नॉन फंक्शनल इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, और खुद जो कानून साजी है वो भी कोई बहुत शानदार रिवायतें उसमें भी नहीं है। ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस हैं जो कि इस हुकूमत ने पास किए हैं, और ये असेंबली होने के बावजूद ये वाहिद हुकूमत है जिसमें ऑर्डिनेंस की तादाद जो है वो कानून से ज़्यादा है, कानून साजी जो है उससे ज़्यादा हो रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर इसी तरह से मामलात रहे तो हुकूमत ने क्या करना है, ये दुआ करनी चाहिए कि इस मामले को अब संजीदगी से हुकूमत ले और बात करे, लोग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात की जाए। हालत ये है कि यहाँ पे जो आईनी ओहदे हैं उनकी तकर्री का मामला अड़ा हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर्स जो 2 सूबों के हैं उनका मामला अड़ा हुआ है,
अरकान पूरे नहीं हैं इलेक्शन कमीशन के, 5 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनको बात करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि वो बात करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ और उनके साथ मुशावरत के साथ जो है वो मामला तय करेंगे। आप बिल्कुल बड़ी ये तमाम काम पार्लियामेंट के और हुकूमत वक्त के करने वाले हैं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है जब हम ऑर्डिनेंस की या कानून साजी की बात करें तो इस हुकूमत को तो अभी 1.5 साल हुए हैं, गुज़िश्ता 5 सालों को देख लीजिए कितने मामलात पे कानून साजी हुई है। हमारे पास वो नंबर्स भी थे कि वजीर आजम और काबीना के जितने भी अफराद थे, जो वजारतें जिनके पास थी, वो कितनी दफ़ा पार्लियामेंट के इजलास में आते थे। बहरहाल जी एक लंबी डिटेल हो जाएगी। सवाल ये है कि इन 6 माह को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा और वाकई जो फोकस है वो कानून साजी पे लाना होगा, लेकिन उम्मीद ये भी है कि मजीद क्राइसिस को दुनिया में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वैसे तो जी अक्सर कहा जाता है दिल का मामला है और दिल के मामले में ज़रा एहतियात ही बरतनी चाहिए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्ट एज इन कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। आपको क्या ये पता है कि मौसम गर्मा में जब आप गर्मियों में आप स्वेट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं एंड यूजुअली यू टेंड टू स्टे फिट, लेकिन कहा यह जाता है, रिसर्चर्स ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि सर्दियों के मौसम में अमराज़ कल्ब में जो लोग मुब्तला हैं उनके लिए ज़्यादा एहतियात उनको करनी चाहिए और अटैक्स का या किसी भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के जो इम्कानात हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है, इस पर हम बात करेंगे। एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, खुसूसन अगर आप मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या इससे पहले इस तरह के किसी वाक़े से, किसी तकलीफ़ से, तजुर्बे से गुज़र चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना बकाई, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पर मौजूदगी का डॉक्टर लुबना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैम, ये जो कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बढ़ जाते हैं या इस तरह की जो तकालीफ है वो उभर कर सामने आती हैं, अटैक्स होते हैं लोगों को, इसकी क्या कॉमन वजूहात हैं? देखिए, सर्दियों के मौसम में बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सुकड़ जाती हैं, तो सडनली आपका ब्लड प्रेशर राइज होता है और बिकॉज ऑफ द सडन कोल्ड टेम्परेचर इट इज़ ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैटेकोलामीन्स कहते हैं उसे हम ना, तो वो आपके सडन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो रहे होते हैं आर्टरीज में उनके अंदर टेयर लाते हैं, तो हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो मरीज जिनके हार्ट पहले से ही वीक हो, सर्दियों में बिकॉज पसीना नहीं आता हमारा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में, सही, तो उसकी वजह से उनके लंग्स पे पानी आने का खतरा होता है, उनके सिम्टम्स वर्स होने का खतरा होता है। तो इसमें क्या हमें एहतियात करनी चाहिए? आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए तो अपनी दवा खानी है, अगर आप ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहें और हल्की फुल्की वर्जिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा सदा आपने इसमें कि आप सडनली, तो सबसे पहली चीज़ बिकॉज ऑफ द वेदर चेंजेस दिस हैपेंस, तो आपको अचानक सर्दी में जाने से पहले अपने आपको कवर अप कर लेना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज अचानक ना हो आपका। दूसरे जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे कंटिन्यू रखें और अपने डॉक्टर मॉलिज से रुजू करें अगर ज़रा सा भी आपको तबीयत में उतार चढ़ाव महसूस हो रहा है, सही, क्योंकि बाद दफ़ा मौसम की तब्दीली के साथ आपको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी होती है ना, कुछ दवाओं की डोज बढ़ानी पड़ती है, कुछ की कम करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर लुबना, ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो हो सकता है मिड एज में हो, जहाँ पे कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री मौजूद है। जो यंगर लॉट है, जो शायद हो सकता है अपने दिल के साथ कोई बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपने ना रखा हुआ हो और सर्दियों के मौसम में पता चलता है यूजुअली उनको कि व्हाट ऑल दे हैव बीन अप टू, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी, यानी व्हाट आर द सिम्टम्स वी नीड टू लुक फॉर? एक हम कॉमनली सुनते हैं कि हार्ट अटैक नहीं, आप को तकलीफ़ हुई, आप पहुँचे इमरजेंसी में, उन्होंने आपका ECG वगैरह किया तो बताया, यूजुअली डॉक्टर उसकी एक्टिविटी को देख के कहता है कि शायद एंजाइना अटैक आया था। हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए ये एंजाइना अटैक क्या होता है? ये एंजाइना अटैक नहीं होता है, एंजाइना बेसिकली सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं जो इमरजेंसी में और बैठे बैठे आपको दर्द होता है और जो ECG से पकड़ा जाता है। एंजाइना होता है जब आपको चलना शुरू करें या कोई एक्टिविटी शुरू करें उसके साथ अगर कोई ब्लॉकेज है तो आपके दिल को ब्लड सप्लाई कम होती है, उसमें फिर आपको पेन होना शुरू होता है। सही। एंजाइना यूजुअली एक्सर्शन के साथ होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं बैठे बैठे जो होता है वो अनस्टेबल कंडीशन होती है, वो हार्ट अटैक या उसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं जो हार्ट अटैक से पहले वाली कंडीशन होती है।
तो ये बहुत मिसकंसेप्ट है कि आप एक ECG पे कहते हैं कि आपको एंजाइना हुआ था। हाँ। तो एंजाइना एक रेस्टिंग ECG पे डायग्नोस नहीं होता, उसके लिए आपको चलने पे सिम्टम्स होते हैं और फिर फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है उसको। तभी हम कहते हैं कि जैसे एग्जीक्यूटिव चेकअप्स में ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40-45 से अबव है तो हर साल अपना एग्जीक्यूटिव चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें आपके ब्लड वर्क्स भी होंगे और आपका ETT बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, कि आप जब चलते फिरते हैं तो दिल के मामलात में क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि दिल को मजबूत करने के लिए, यानी एक तो हमारा लाइफस्टाइल है ना, जिसमें हम कहते हैं वर्जिश कीजिए, खाना चिकनाई, इन सब चीज़ों को देखें, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस जो आज की ज़िंदगी में हमारे लिए नामुमकिन है स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकालना, ये हमारे दिल पे क्या असर करता है? यानी प्रोलॉन्ग पीरियड में अगर आपकी जॉब ऐसी है या आपकी कोई लाइफ कंडीशन, लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत स्ट्रेस, मायूसी, घबराहट या आपने बहुत ज़्यादा सोचों में आप गुम रहते हैं, इसका असर पड़ता है दिल पे? ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग हो तो नो डाउट असर पड़ता है, क्योंकि हर स्ट्रेस के साथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। सही। दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द नॉट ओनली द कार्डियोवैस्कुलर बट ऑन द ब्रेन आल्सो ना। सही। तो ऐसे पेशेंट में दिल की बीमारी के साथ साथ डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जल्दी आ जाती है उसमें ना। सही। एक तो ये कि स्ट्रेस को कुछ अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, कि हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको वक्त के साथ छोड़ देनी पड़ती हैं जो टाइमली खुद ही सेटल हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल ना हो चीज़ें तो अब आई थिंक उस पर फिर आपको कुछ इमीडिएटली खुद ही कुछ एक्शन लें, या तो जॉब ऐसी है कि आप स्ट्रेस अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो, यू कैन स्विच द सिचुएशन। और मर्द और ख़वातीन के बीच में आपने क्या फ़र्क देखा है? पहले हम समझते थे कि ज़्यादातर अमराज़ क़ल्ब मर्द हज़रात को होते हैं, शायद उनकी जॉब, उनका काम, माशी परेशानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन अब ऐसा कोई तफरीक आप कर नहीं सकते। अब देखते हैं कि ख़वातीन में भी अमराज़ क़ल्ब की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, इसकी क्या वजह है मैम? देखिए, मर्दों में ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन ख़वातीन मिस ज़्यादा हो जाती है डायग्नोस होने से। यूजुअली उनके सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं, जैसे मर्दों में प्रेजेंटेशन होती है उनमें यूजुअली वैसी नहीं होती। सही। और जो एक जहन बना हुआ है कि मर्दों में ज़्यादा होती है औरतों में नहीं होती, तो उनको निगलेक्ट किया जाता है अक्सर ना। और ख़वातीन में स्ट्रेस सोचने का ज़्यादा आदत होती है, तो उसके साथ उनको अक्सर वैसी चेस्ट पेन हो रहा होता है, तो वो बेसिकली मिस डायग्नोस ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है। और वक्त के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल ख़वातीन का भी ख़राब हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, डाइट हैबिट्स हमारी ख़राब हैं, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑन द हार्ट डिजीज़। और हमारी जो इंडिया पाकिस्तान नेशन है, इसमें वैसी ये बीमारियाँ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या देखती हैं? हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, या एनीथिंग एल्स? देखिए, डाइट भी, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी काम करते हैं ना, जो यूजुअली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, बैठ के काम करने का ना, रेगुलर एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, बड़ी कॉमन आजकल हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स या आपको लाइफ हैक्स मिलती हैं, और मैं इससे हमेशा बड़ी मोहतात होती हूँ, लेकिन हमारे पास भी एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे हर्बोलॉजिस्ट हैं, नेचुरोपैथिस्ट हैं, और वो कहते हैं आपको कोई भी मशवरा देते हैं, मिसाल के तौर पे कि जी अगर आप लहसुन की एक फांक अगर सुबह ले लें तो आपका ब्लड थिन हो जाएगा, दिल के अमराज नहीं होंगे। दूसरी मैं बड़ी कॉमन इस तरह की लाइफ हैक्स सुनती हूँ कि अजवा खजूर जो है उसकी गुठली को पीस कर पाउडर बड़ा कॉमनली मार्केट्स में अब अवेलेबल है, और उसको कहा जा रहा है कि वो हर तरह के शिफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन इन सब चीज़ों में शिफा होगी, लेकिन यहाँ पे एहतियात उन लोगों को बरतने की ज़रूरत है जिनकी कोई हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, अमराज़ क़ल्ब की, और वो मुख्तलिफ अद्वियात ऑलरेडी ले रहे हैं, या तो वो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, या फिर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे हैं, या दिल के शरियानों से जुड़ी हुई अगर कोई उनकी कंडीशन है तो उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं। डॉक्टर लुबना, आप क्या कहेंगी, ये जो सप्लीमेंट्स बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं और उसमें जब आप उसके बेनिफिट्स देखें, ऑनलाइन भी देखें, तो यही कहा जाता है कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। जो शख्स जिसकी अमराज़ क़ल्ब की हिस्ट्री हो, क्या वो ऐसे ही ऑफ द काउंटर, ओवर द काउंटर चीज़ें ले सकता है, सप्लीमेंट्स? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आप पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं और ये जो हर्बल मेडिकेशंस होती हैं उनका कोई रिसर्च नहीं है ना, तो ये जो मार्केट में वैसे जो हमारी मेडिसिन आती हैं उसमें रिसर्च के बाद, ट्रायल्स के बाद, साइड इफ़ेक्ट्स देख के, डोज एडजस्ट करके जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं किसी को, दिस हर्बल मेडिसिन हैव नो एनी एविडेंस क्लियर कट कि इनका क्या बेनिफिट है। नो डाउट होगा बेनिफिट, बट नीड्स टू बी रिसर्च। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम इस पर काम नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते ना, जो हमें वेस्टर्न रिसर्च करके देती है हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से। और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर आपको किसी एलिमेंट का, जैसे गार्लिक का, आपको पता है कि ये मुफीद है, किस डोज में लेनी है, जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उसमें किस एक्सेस में ले लेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मुनासिब अगर स्मॉल डोज में लेते हैं तो कोई हैजर्ड नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, क्योंकि दीज मे हैव इंटरेक्शन विद योर ऑलरेडी टेकन ड्रग। अच्छा, एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि तमाम ही मेडिकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंडीशंस के लिए आपके लिए बड़ी
मौजू हो सकती है, दैट इज़ एक सादी ग़िज़ा लेना। अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। हमारे यहाँ तो अब माशाल्लाह से अगर हम वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं, उसको हम जिस तरह भूनते पकाते जो उसमें एडिशंस करते हैं, सादा तो कुछ भी नहीं रह गया। सादी ग़िज़ा को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे डॉक्टर साहब? क्योंकि सादी ग़िज़ा सबसे पहले ना मुनासिब क्वांटिटी ना, एक्सेस में कोई भी चीज़ हो तो वो नुकसान देती है, और नेचुरल थिंग्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनकी रॉ फॉर्म में यूज़ करें तो उनके बेनिफिट ज़्यादा हैं। आप जितना ज़्यादा कुक करते हैं उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं आपके। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया ये टिप्स देने के लिए, लाइफ हैक्स देने के लिए। प्लीज़ अपने दिल का ख्याल रखें हर तरह से, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, विल बी राइट बैक। का शुक्र अदा करते हैं। जब आप शुक्र अदा करेंगे आपका फोकस उस तरफ जाएगा, अल्लाह आपको और नवाजेगा। आम तौर पे जो लोग नाशुक्री कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत होता है, या तो वो किसी एक ख्वाहिश को अपनी हसरत बना लेते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें कामयाबी हासिल करना उनके लिए बहुत अहम हो जाता है, और अगर उसमें फेलियर होता है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, फिर दुनिया जहान में को ब्लेम करते हैं, कभी अल्लाह ताला से भी लड़ाई कर लेते हैं ये सोच कर के मेरी एक ही तो ख्वाहिश थी, बाकी तो सब आपने दिया है, लेकिन बस ये चाहिए था और ये नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? इसको साइकोलॉजी की रूह से भी देखेंगे और दीनी और शरई तौर पे यानी स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे भी इसका एक मेरे ख्याल में हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये बात मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे दाना लोगों ने इसको रिपीट किया है कि नाशुक्री बेसिकली एक रूहानी बीमारी है। इसका ताल्लुक आपकी मादी चीज़ों से, आपकी मटीरियल चीज़ों से नहीं है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा ज़ख्म है जिसको या तो आप हील नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और उस वक्त आपको दीन की तरफ लोगों से किस तरह रुजू करना चाहिए ताकि ये आपके अंदर से जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और वाकई हमें अपने आप को हील करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग दैट वुड बी कि हम इसको रियलाइज़ करें कि ये एक मसला है। इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे पैनल में मौजूद हैं एक माहिर नफ्सियात, और ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दीनी और शरई रूह से भी इसको हम टैकल करेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ कराती हूँ, माहिर नफ्सियात मुर्ख काजी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुर्ख फॉर बीइंग है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, स्कॉलर हैं, ऑफ कोर्स हमारे भाई हैं, इस बारे में हमारी गाइडेंस भी करते रहते हैं। नूर भाई, अगर कॉन्वर्सेशन का आगाज़ आप ही से करूं, क्या वजह है? हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव इंसान है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहता था, बहुत कुछ मिला भी, आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखें कि वो शुक्रगुजारी से नाशुक्री की तरफ जा रहा है, इसकी क्या वजूहात बनती हैं और ऐसे शख्स को संभाला कैसे जाए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लइन शकरतुम लअज़िदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है, इन शकरतुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतें बढ़ाता चला जाऊँगा जी। वाला इन कफ़रतुम, और अगर तुम इनकार करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो मेरा अज़ाब शदीद तरीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सामिया में आपकी बारगाह में भी सवाल लेके जाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, इस बंदे को शुक्रगुज़ार कैसे बनाएं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे जहन में आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि वो दुनिया के मामलात में हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखता है और शुक्र अदा करता है कि परवरदिगार ने मुझे नेमत अता फरमाई। और जब दीन का मामला होता है तो अपने से ऊपर के लोगों को देखता है कि जो इतनी इबादत रियाजत करता है, इस तरह मैं नहीं करता। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको कान दिए, आप देखें जो सुन नहीं सकते, आप जैसे कान होते हैं मगर क़ुव्वत समात नहीं होती। लोग बड़ी खूबसूरत आँख रखते हैं मगर अल्लाह उनको देखने की रोशनी नहीं देता। आप जैसी ज़बान होती है मगर क़ुव्वत गोयाई नहीं होती। हाथ होते हैं मगर वो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। टांगें होती हैं, फालिज हो जाता है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप इन तमाम नेमतों को देखते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते हैं। और याद रखिएगा, शुक्र का माना जो है ना, वही कि मुनइम की नेमतों का एतराफ़ करना। आप नेमतों का एतराफ़ नहीं करें, आप नहीं समझ रहे कि आपको क्या क्या नेमतें मिली।
लेकिन नूर भाई, अगर इस मामले को ऐसे देखा जाए कि हम लफ्ज़ी तौर पे, ज़बानी तौर पे एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन वो शुक्रगुजारी हमारे दिल तक नहीं होता रही। देखिए, आप किसी को डांटें तो वो कहता है हाँ हाँ अल्लाह ताला ने नहीं। अगर आप किसी को टोके कि तुम नाशुक्री कर रहे हो तो फ़ौरन कहेगा नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे पास बहुत नेमतें हैं। लेकिन आपको भी फील हो रहा था और बोलने वाले को भी पता है कि वो दिल से ये बात नहीं कह रहा। लेकिन इसकी पूरी कंप्लीट तारीफ ये है कि मुनइम की नेमतों का एतराफ़ करना, यानी जिसने आप पर नेमत की है, नेमत आपको अता की है, उसका एतराफ़ करना। सेकंड ये कि उसकी इत्तबा करना, उसकी इताअत करना, उसकी बात को मानना। जब एक बात जहन में होगी कि अवलम यरौ इला तैरी फ़ौक़हुम साफ़ात व यक़बिदना, कि क्या तुम उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखती कि जो हवाए बसीत में जब परिंदे अपने पर खोल लेते हैं अल्लाह उनको थाम लेता है। तो वो रहमान जो परिंदों गिरने नहीं देता, आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो आपको कैसे गिरने देगा, वो आपको कैसे डूबने देगा, वो आपको कैसे बेसहारा होने देगा, वो सहारा है। इन तमाम चीज़ों में देखते हैं फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन रखते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो फिर आपको रूहानी तौर पे एक पुरसुकून मिलता है। आपने सही कहा कि जो नाशुक्री एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। नाशुक्री, हसद, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत, ये 12 बीमारियां हैं जो पहले सिपारी की दूसरी रुकू के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। ये मुनाफिकीन की निशानी है, और मुनाफिक वो होता है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नहीं होता। तो आप अपनी नेमतों को देखते रहें। अब मिसाल के तौर पे हमारी ना एक ख्वाहिश होती है, एक ज़रूरत होती है। ज़रूरत शरीयत मना नहीं करती। अच्छा, इसमें ख्वाहिशात के हवाले से मामला ऐसा होता है कि भाई हलाल और हराम की तमीज़ नहीं होती। अच्छा, एक कल किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझसे की, मेरी फ्रेंड से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने पूछा कि शी वाज टेलिंग मी कि आप अपने 2-3 वो वाइज लोगों से थोड़ी गाइडेंस लेती है जैसे, तो मुझे उससे कहा कि मुझसे सवाल किया गया कि कैसी हो, तो उन्होंने कहा ठीक हूँ। एंड ऑब्वियसली शी वाज गोइंग थ्रू अ पेनफुल पीरियड। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फिर इस्लाह की गई और मुझे गाइड ये किया गया कि आप ये जहन में तसव्वुर लाएं कि मैं वहाँ हूँ जहाँ अल्लाह मुझे चाहता है, एंड जस्ट एक्सेप्ट दैट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट पॉइंट। इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट कंपैरिजन का आता है, यानी कभी कभार हम अपनी ज़िंदगी का मुआवजा करने लगते हैं किसी और की ज़िंदगी से, किसके पास कितना पैसा है, किसने घर बना लिया, कौन क्या कर रहा है, कौन दिखता कैसे है। कंपैरिजन ऑलवेज मेक्स अस फील बैड अबाउट आवरसेल्व्स, यानी हम अपनी चीज़ों से हटकर दूसरे की नेमत पर जब फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है नाशुक्री का एक एलिमेंट आता है। इससे कैसे बचा जाए? और डू यू थिंक इट्स नेचुरल? आई थिंक इट्स नेचुरल। और नाशुक्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर पीपल टू फील अनग्रेटफुल इन दिस टाइम, क्योंकि इतना कंपटीशन है हमारे इर्द गिर्द, ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही है कि देयर वुड बी इंस्टेंसेस जहाँ पे आप नाशुक्री महसूस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उसी फेज़ में रुकना चाहते हैं या आप उससे बाहर आना चाहेंगे या आ सकते हैं। सो ऐसा नेचुरली होगा कि देयर वुड बी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, कोई बुरी चीज़ हो गई है, कोई बुरा एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको बुरा लगेगा, आप उसमें शिकायत करेंगे, आपकी नाशुक्री का एक एलिमेंट ज़ाहिर होगा। लेकिन वहाँ से निकला भी जा सकता है। अब जहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं आती। हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से हमें बचपन से एक कंपैरिजन में रखा जाता है, स्पेशली एशियन कल्चर्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि बच्चों को शुरू से ही एक कंपैरिजन में रखा जाता है कि तुम्हारे कज़न के इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आए हैं, देखो उनके पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये गाड़ी नहीं है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दे कम वे बिफोर इन योर लाइफ, जहाँ पे आपके सोचने समझने या डिसाइड करने की इतनी सलाहियत नहीं होती है। अच्छा, एक फ़िल्टर है ना, और कभी कभार हम उन लोगों को अगर देखते हैं, आजकल बड़ा कॉमनली सुना जाता है कि पीपल आर डिप्रेस, पीपल आर स्ट्रेस, उसमें एनजाइटी मौजूद है। और कभी अगर तो खुदा ना खासा कोई अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से कोई मरीज़ है, उसके पास सेहत का अल्लाह ताला ने उसको नेमत नहीं दी हुई है, तो हम समझ सकते हैं, हम उससे रिलेट करते हैं कि भाई ये बहुत तकलीफ़ में इसलिए ऐसी बात कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका अल्लाह का दिया, जिनके पास सब कुछ होता है, बहुत नवाजा हुआ होता है, वो जब डिप्रेस्ड होते हैं या वो जब नाशुक्री कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम उनको अपने तरीके से देख रहे हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि क्या हम नाशुक्री को समझ भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ में ABCD चाहती हूँ, दूसरे शख्स के पास APCD है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको तो नाशुक्री करने का हक ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। नूर भाई, ऐसे में जो हमें अंडरस्टैंड भी हम कर पाते हैं कि नाशुक्री बतौर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि नेमतों का एतराफ़ करना, आपके पास जो नेमतें हैं आप उसको समझिए। उससे पहले तो ये कि आप अपनी शख्सियत में देखें, आप अपने वजूद में देखें कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें, क्या आपने आँखें मांगी थी, क्या आपने ज़बान मांगी थी, क्या आपने शऊर मांगा था। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखने में बहुत खूबसूरत हैं,
अल्लाह ने नौजवान ऐसे बनाए कि आँखें, बाल, सब चीज़ें। मेरे दवाखाने पे एक शख्स आया और दारुफ्ता के अंदर, और आते ही साथ नौजवान लड़के अपने वालिद के साथ आया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने मुझे मुस्कुरा के देखा और बैठ गया। मैंने कहा कैसे हो? अब यकीन जाने कि 20-25 साल का नौजवान लड़का, ब्राउन उसकी आँखें, बड़े अच्छे बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। मैंने वालिद साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि बोल नहीं सकता। तो एहसास हुआ कि परवरदिगार तूने हमें ज़बान अता की है। वो बिल्कुल हम जैसा आदमी, एक नौजवान जो बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे ये लिखा हुआ है कि ये कहीं अगर मिस हो जाए तो इसको इस पते पे पहुंचा दें। तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें शऊर अता किया। जब इंसान इन चीज़ों को देखता तो उस फ़ौरन ज़बान से अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये तमाम चीज़ें अता फरमाई है। जो बेघर हैं, आपके पास अल्लाह ने घर दिया। असल में पता है क्या, हमारी ख्वाहिशात बहुत बढ़ती चली जाती हैं। मैं 80 गज पे रह रहा हूँ ना जी, तो गुजारा हो रहा है, मगर ख्वाहिश है कि 400 गज हो। हाँ, एक छोटी कार है मेरे पास, मगर ख्वाहिश है कि V8 हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक बड़ी अच्छी सेइंग मैंने इस बारे में नूर भाई सुनी थी कि आप शुक्र अदा करें उन चीज़ों का जो आज आपके इस्तेमाल में हैं, जो अल्लाह ने आपको अता की, और एक ज़माने में आपकी हसरत हुआ करती थी। यानी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे पास पहले नहीं थी, और उनको पाने के बाद हमने शायद कुछ अरसा बड़ा हंसी खुशी से भी गुजारा, लेकिन अब वो हमारे लिए रूटीन हो गई हैं। अब हमें लगता है कि हम तो शायद हमेशा ही इनके साथ पैदा हुए थे। इन अदर वर्ड्स, अल्लाह की तकसीम में राज़ी होना। कभी कभार जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जाहिर सी बात है आपको तकलीफ देगी, आपको ख्वाहिश भी होगी, लेकिन जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करना ज़्यादा अहम है। एक हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, और आपको ये बताते चलें कि सर्दियों का मौसम एज़ यू कैन सी आ चुका है। तो इसी के साथ मूसा जी की अनस्टिच कलेक्शन इज़ ऑल्सो आउट, जो कि खद्दर पे बनी हुई है। जो मैंने पहना हुआ है ये भी इसी कलेक्शन का पार्ट है। आपको बताते चलें कि इसके साथ ये शॉल्स हैं, कलरफुल शॉल्स, प्रिंटेड शॉल्स, और जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि दीज आर सेमी फॉर्मल्स, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं खद्दर के ऊपर, जो कि आप नॉर्मली कैजुअली भी पहन सकते हैं और किसी फॉर्मल इवेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So do check out their complete collection. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, हर चीज़ को हम हॉलमार्क इवेंट बना देते हैं। जैसे मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, सिस्टर्स डे होता है, विमेंस डे होता है। इसी तरह शुक्रगुजारी के लिए भी एक दिन मुख्तस कर दिया गया है इन द वेस्टर्न कल्चर्स, जिसको हम थैंक्स गिविंग कहते हैं, कि एक दफ़ा फिर अपने जहन में वो तमाम चीज़ें लेके आइए, नेमतें लेके आइए जो बग़ैर आपके कहे आपको मिल गई हैं। सवाल हमारा बड़ा सिंपल सा है जो पैनल के सामने रखा है कि एक पॉजिटिव इंसान, ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपका स्विच फ्लिप हुआ और आप नाशुक्रे बन गए। एक पॉजिटिव इंसान जब ज़िंदगी में सेटबैक्स देखता है, अपने प्लान्स को वर्क करता हुआ नहीं देखता, आहिस्ता आहिस्ता ये रिजेंटमेंट आपको अनग्रेटफुल बना देती है। दूसरा बड़ा अहम सवाल कि बच्चों को ग्रैटिट्यूड कैसे सिखाया जाए। एक बच्चा है, आपसे आके किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, आपने उसको मना करना है, और मना करने के साथ ही एक लेक्चर, एक झाड़, एक लंबी सी तकरीर आपने कर दी शुक्रगुजारी के हवाले से कि बेटा जब हम बच्चे थे तो हमारे पास तो ये भी नहीं होता था, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, हम तुम्हें ये भी लेके देते हैं, फलाने दिन भी बाहर लेके जाते हैं, अभी देखो परसों ही तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाया था। ये उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता जब वो आपकी इस लेक्चर को अब्जॉर्ब कर सकेगा। आप उसको ये सीख दे रहे हैं कि भाई तकलीफ़ में हो, लेकिन इस तकलीफ़ को हंसते हंसते बर्दाश्त करो, कुर्बानी दो, और उसको आपने नाम दे दिया है शुक्रगुजारी का। किस तरह बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाई जाए, ये सवाल मैं रखती हूँ हमारे पैनल के सामने। मुर क्या कहेंगी आप? जैसे आपने अभी बात की थैंक्स गिविंग की, तो बच्चों के हवाले से जो है ट्रेनिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चों के साथ आप स्कूल उनको क्यों भेजते हैं? ताकि वो ट्रेन हो के सोशल इंटरेक्शन उन्होंने कैसे करना है, उन्होंने आगे ज़िंदगी में जो भी चीज़ें बातचीत करना कैसे सीखना है, उनको कौन सी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन देयर लाइफ। तो अगर जैसे वेस्टर्न कल्चर में थैंक्स गिविंग है या वो खाने से पहले ग्रेस पढ़ते हैं, तो दैट्स देयर अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर टू टीच थैंक्स। ठीक है, हमारे कल्चर के अंदर भी है कि हम खाने से पहले शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे मेज़ पे ये सारी चीज़ें हैं, खाने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तो हमारे कल्चर में भी हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की और हम रीइंफोर्स भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम बच्चे को, नूर भाई अगर कहते हैं कि दुआ मांगो, अल्लाह ताला से मांगो, तो हम उसको एक तरह से ये सिखाते हैं कि जो भी ख्वाहिशात हैं तुम्हारी वो अल्लाह के दरबार में रख दो और इंशाल्लाह पूरी होंगी। लेकिन हम दुआ में भी उसको थैंक यू कहना नहीं सिखाते, उसको ये नहीं बताते कि तुम्हारे पास जो टॉयज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं,
अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, इस पे तुम अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करो। देखिए मसला ये होता है कि जो हम दुआएं सिखाते हैं वो तोती की तरह रटाना सिखाते हैं, उनकी मीनिंग नहीं पता होती। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली ये शुक्र है ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा तमाम तारीफ़ें तेरे लिए कि तूने मुझे अता किया। असल में मसला ये होता है कि हम बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे होते। किस तरह? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने कहा कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जो अल्लाह के साथ सच्चा होता है वो बंदों के साथ भी सच्चा होता है। हम अल्लाह के साथ सच्चे नहीं। कुरान मजीद फुरक़ान हमने गैदरिंग का बड़ा एक असर दिया कि हम अपनी गैदरिंग को पॉजिटिव करें। चाहे नेगेटिव गैदरिंग होती है ना तो बंदा भी नेगेटिव हो जाता है, उसके जो सराउंडिंग में जितनी चीज़ें होती हैं सब नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। वालिदैन के साथ एक बड़ा अलमिया ये होता है कि सूरह लुक़मान की आयत हैं, एक से पूरा 2 रुकू जो है ना वो एक माँ और एक बाप किस तरह तरबियत करनी है, किस तरह बात करनी है, वो सब सिखाया गया। मसला ये होता है कि जब तकलीफ आए आप किसी के पास गए, उसने कहा सूरह लुक़मान पढ़ लें, आपका बच्चा ना फरमाने, और अल्लाह के बंदो समझ के पढ़ो वो समझ के पढ़ो, उसको वजीफा ना बनाओ। तो समझो तो सूरह फातिहा, लेकिन सूरह फातिहा बच्चों के एक क्यों कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, आप जब सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं हाँ, माज़रत के साथ, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। सही। आप किसकी बारगाह में खड़े हैं? जो रहमान और रहीम है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है, मालिक यौमिद्दीन है। आप उसकी बात कर रहे हैं कि जो आप खालिक और मालिक और राज़िक है। मसला ये होता है हम समझ कर सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ बताया जाता है इस्लामी शुआर के अंदर कि अगर आप दस्तरखान पर बैठे और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, और ये रिस्क उस वक्त तक हज़म नहीं हो जब तक खाने वाले की बख्शिश मग़फ़िरत ना करा दे। एक पॉजिटिव थाट होते हैं। मसला ये होता है आज वालिदैन के पास टाइम नहीं है, ठीक है, आज वालिदा के पास टाइम नहीं है, आज वालिद के पास टाइम। नूर भाई, हम इस पे भी आएंगे कि क्या अगर आपने बचपन से शुक्रगुजारी इस तरह नहीं सीखी है, आपकी सोहबत भी ख़राब रही, आज आपको ये एहसास हो रहा है और हमारी कोई भी बात आपके दिल पे असर कर रही है कि मैं शुक्र अदा करूं तो अल्लाह ताला मेरी नेमतों को और बढ़ा देगा, तो अपने आप को रीट्रेन कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस पर बात करने से पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राशिद बोल रहा हूँ। सिद्रा, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बातचीत हो रही, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ये जिंदगी में महसूस किया, इस पे बात करूंगा कि शुक्र करना चाहिए। शुक्र ऐसे करें, एक्चुअली ये कायल होके करना चाहिए। बाज़ अगर हम जुबान से अदा कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से कंटेंट नहीं होते। सही। और जो जैसे हम रुकू और सजदा कर रहे हैं, हमारे जिस्म तो झुक रहे हैं अल्लाह के आगे, लेकिन हमारे दिलो दिमाग नहीं, उसमें कोई ना उसमें रुकावट होती है। जब तक हम मुतमिन हो, जैसे हमारी अगर सेहत है तो लाखों करोड़ों अरबों की चीजें तो एसेट अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के साथ लगा दी, हमारे अगर हाथ पांव सलामत हैं, उनसे फायदा उठाना चाहिए। जब अगर हम कायल होकर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह की जात का, तो फिर जिंदगी में आपकी तब्दीली ये कि वही शुक्र जो है वो शक्कर में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक ऐसी मिठास ला देगा जो आपको। और फिर दूसरी बात ये है कि हम एसेट की तरफ जाते हैं, हर तरफ दूसरों को देख, अल्लाह की तकसीम पे हमें कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई इंसान अपने आप को गरीब या मुफलिस महसूस कर रहा हो, ज़रा आप बोली तो लगा के देखें। कोई आपसे कहे कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, अपनी ज़रा किडनीज मुझे दे दो, अपना लिवर मुझे दे दो, तो जिसके पास इतनी मालियत की चीज़ें हैं और आप उससे इनकारी हो रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को मुफलिस या गरीब या नाशुक्री क्यों करते हैं इन चीज़ों की? ये बड़ा अहम सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन ब्रिंगिंग इन कि अल्लाह की तकसीम में हमें राज़ी हो जाना है। एक दफ़ा फिर मुल्क आपकी तरफ आना चाहूँगी कि अगर ऐसा इन्वायरमेंट हमें पहले नहीं मिला, अनफॉर्चुनेटली अपने आप को इन्हीं नेगेटिव थॉट्स में घिरा पाते हैं, रिलीफ के लिए क्या करें? यानी अगर आप उस साइकिल में फंसे हुए हैं जब आपको सब कुछ बुरा लग रहा है, आपको किसी भी चीज़ में से कोई खुशी, कोई रमक नहीं नज़र आ रही, वही बात के शुक्र के अगर अल्फाज भी अदा कर रहे हैं वो दिल तक नहीं उतर रहे, अपने आप को कैसे मॉडिफाई करें? हाउ डू यू बिगिन? अच्छा, इट वुड आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड बिहेवियरल चेंज जी, कि आपके लिए एक्सेप्टेंस लाना है एक तो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आता है। तो जब हम देख रहे हैं कि पहले लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो ऐसे मौके पे मैं शुक्र कैसे अदा करूं, और कर भी रहा हूं तो वो दिल में बात हिट नहीं कर रही है। So it would take a lot of time and effort from your side for it to actually become a part of your personality or your life. लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं? कोई स्टेप्स, कोई प्रोसीजर्स? जैसे आजकल वेस्ट में अगर देखा जाए तो बड़ा ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक रिवाज है कि या तो आप सोने से पहले रात को 5 ऐसी चीज़ों का अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें जिसको आप वाकई समझते हैं कि ये अल्लाह की नेमत है। और उसमें कोई बड़ी बेसिक चीज़ भी हो सकती है कि एक साफ़ सुथरा बिस्तर, आरामदेह बिस्तर आपको सोने के लिए मिला हुआ है। या फिर लोग कहते हैं जर्नल, पहली चीज़ सुबह उठने के बाद अपने जर्नल
में लिखें कि ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या आप ग्रेटफुल हैं कि आपके पास ज़िंदगी में। विल दैट हेल्प? दैट डेफिनेटली हेल्प्स, बट उसके अंदर भी हमें इनिशियली काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। व्हेन आई वर्क विद, इट डजंट कम नेचुरली। व्हेन आई वर्क विद पीपल, अब उन्होंने ज़िंदगी के 30 साल जो है बहुत ही नेगेटिविटी और गुस्से और नाशुक्री के साथ गुजार लिए। अब वो जब एक पेपर पे रात को लिखना शुरू कर रहे हैं या दिमाग में सोच रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ये सतह ही कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अच्छा ये सवाल इस तरह भी पलट के नूर भाई अक्सर कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना दिल तक एक बात नहीं उतर रही। लोग कह रहे हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा जहन कहीं और जा रहा है। लेकिन एक ब्रेक की तरफ मुझे कह रहे हैं जाना पड़ा है। वापस आते ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगी कि अगर जहन भटकता हो या आपके दिल में वो बात नहीं उतर रही तो उसको लिखना, पढ़ना, बोलना, नमाज पढ़ना, क्या उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ग्रैटिट्यूड जर्नल्स और नमाज की। कई लोग कहते हैं कि और मानते हैं हमारा ईमान है, कुरान हकीम में भी ये दर्ज है कि अल्लाह के ज़िक्र करने से दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन कई हम में से ऐसे भी बिखरे हुए लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन ना दिल को इत्मीनान मिल रहा है, तो फिर हम क्या करें? क्या नमाज पढ़ते रहें और हमें ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम प्रिटेंड गेम खेल रहे हैं? बड़ा कॉमन आजकल ये सवाल आता है। नूर भाई इसका क्या जवाब बनता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला ये होता है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये कॉमन सवाल है कि जब कोई शख्स नमाज के अंदर खड़ा होता है, सारे सोचों की अलगार नमाज के वक्त ही होती है। हर जो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है उसको सारे ख्यालात, सारे मशवरे नमाज के अंदर ही आ रहे होते हैं। नमाज से पहले तो वो जो चेक फंसे हुए हैं, जो मसाइल हैं, बच्चों को अपने इम्तिहान की सारी चीज़ें याद आ रही होती है। मैं याद कर लूँ खातून खाना कि आज का क्या बनाना और क्या बन जाता है, क्या अच्छा होता है और क्या इसमें फार्मूला होता है। उसकी वजह पता है क्या है? देखिए, आप जो सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे 100 मुसलमान हैं तो उनमें से शायद 90 जो मुस्लिम्स हैं उनको सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता। उसके बाद वो सूरह इखलास या कोई दूसरी सूरत पढ़ रहा, उसको नहीं पता वो पढ़ क्या रहा, वो तोती की तरह रट के चीज़ें पढ़ रहा है। दिमाग को आप नियत, सब देखिए नमाज की नियत ज़रूरी है और नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप दिल और दिमाग से हाजिर हों, कहाँ खड़े हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हैं। जब आप किसी आम इंसान से बात करने जाते हैं तो आप जरा अपने आप को तैयार करते हैं। आप देखिए वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं या चीफ जस्टिस के पास जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं। आप सबसे पहले आपको वुज़ू करवाया जा रहा है ताकि आपको आप तैयार हो जाएं, फिर आप खड़े हो रहे हैं, फिर तैयार हो जाएं ताकि आप बात करना शुरू करें। मसला ये होता है कि हम नमाज या तमाम चीज़ें बतौर आदत करते हैं, बतौर इबादत की तरह कर रहे हैं। अगर हम बतौर इबादत करें तो एक हैवी कनेक्शन हुआ। वहाँ की जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, वाईफाई रहमत का जो एक कनेक्शन होता है, हमारे दिल की सिमनी एक्टिवेट होती है। उसकी वजह होती है बुग़्ज़, अदावत, नफरत, नाशुरापन या दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में और दिमाग में चल रही होती। तो खुदा के वास्ते 4-5 सूरतें याद करें तर्जुमे के साथ ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये, कुरान मजीद फुरकान हमीद तो खुदा के वास्ते समझ कर पढ़ी। आप सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ें। मैं अपने उस्ताद साहब के पास गया और मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी किताब बताएं कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, और उन्होंने कहा कि सूरह रहमान पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो तुम सूरह रहमान पढ़ोगी, कायनात की चीज़ों को देखो। और आप देखिए, ये मेरी बहन बैठी है माय नफ्सियात, जब कोई बहुत तकलीफ में हो, डिप्रेशन में हो, डॉक्टर्स आज भी कहते हैं कि आप खुली एनवायरनमेंट में जाएं, खुली हवा फ़ज़ा में जाएं, आप पहाड़ों को देखते हैं, दरख्तों को देखें ताकि आपके दिमाग पे एक अच्छे असरात मुयसर हों। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह शाह फरमाता है कि हमने छत तुम्हारे लिए आसमान नहीं बनाया, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए हमवार नहीं किया, क्या हमने पहाड़ों को तुम्हारे लिए नहीं बनाया, क्या आसमान से हम तुम्हारे लिए पानी को नहीं बरसाते, क्या मुर्दा ज़मीन पे हम जिंदा जो है वो चीज़ें नहीं उगाते, अनाज नहीं उगाते, ये सब तुम्हारे लिए। क्या हवा तुम्हारे लिए चलाती, क्या सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए नहीं है, क्या रात में आना, क्या नींद का आना तुम्हारे लिए नहीं है, सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। अब इंसान तमाम चीज़ों को सोचता है, नेमतों का एतराफ़ करता है, मसला ये दिल से तस्लीम नहीं करते, हम ज़बान से कह रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं नूर भाई। इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी क्योंकि जाहिर सी बात है आपके दुआ करने में और दुआ पूरी होने में कभी कभार एक अरसा, एक थोड़ा सा आपको वक्त गुजारना अल्लाह बेहतर जानता है। सख्त सर्दी के अंदर बच्चा कह रहा है मैं नेकर पहन के जाऊंगा और आइसक्रीम खाऊंगा और रो रहा है, तो माँ बाप कहेंगे नहीं भाई तुम्हारी नुकसान है।